रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि ये पहला प्रश्न आप सभी के सामने सीरीज से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस सीरीज में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ये देखना है कि सीरीज में आपको क्या क्या दिया गया है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 256, 256 के बाद में दिया गया है 211, 211 के बाद में दिया गया है 166, 166 के बाद में दिया गया है 121, 121 के बाद में दिया गया है 76 और 76 के बाद में आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। और मेरे भाई याद रखना, आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर सीरीज से लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरीज में सबसे पहले दिया गया है 256, 256 से बन रहा है 211। तो 256 से 211 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 256 में से क्या कर दें -45 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 211। फिर देखिए 211 से कितना बन रहा है 166। तो 211 से 166 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 211 में क्या कर दें -45 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 166। फिर देखिए 166 से कितना बन रहा है 121। तो 166 से 121 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 166 में से क्या कर दें -45 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 121। इसी प्रकार 121 से कितना बन रहा है 76। तो 121 से 76 कैसे बनेगा। तो यहाँ पर भी देखिए यदि हम 121 में से क्या कर दें -45 कर दें तो यहाँ पर बन जाएगा 76। फिर देखिए इसी प्रकार आपसे पूछा गया है कि 76 के बाद में इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे पास इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करने से पहले नीचे जितनी भी संख्याएं आई हैं इन सभी संख्याओं को ध्यान से देखिए और पता लगाइए यहाँ पर क्या हुआ है। तो ध्यान से देखिए सबसे पहले क्या हुआ -45, उसके बाद में क्या हुआ -45, उसके बाद में भी क्या हुआ -45, फिर उसके बाद में भी क्या हुआ -45। यानी कि यहाँ पर कंटिन्यू सीरीज चल रहा है -45 -45। अब इसी प्रकार से -45 के आगे भी क्या कर देंगे -45 कर देंगे। यानी कि प्रश्न चिन्ह की वैल्यू निकल जाएगी कैसे, यदि हम 76 में से क्या कर दें -45 कर दें तो प्रश्न चिन्ह की वैल्यू हमें ज्ञात हो जाएगी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए 76 में से हम क्या कर देंगे -45 कर देंगे। तो 76 में से 45 चला जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 31। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 31। अब हमें देखना है कि संख्या 31 किसी ऑप्शन में दी गई है। तो आंसर संख्या 31 हमें दी गई है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि ये दूसरा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि जिस प्रकार से 225 से यहाँ पर 16 बना है या फिर जिस प्रकार से 225 का संबंध है 16 के साथ में उसी प्रकार से 256 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे वो समझिए। यहाँ पर देखिए इस प्रश्न को कैसे सोल्व किया गया है वो यहाँ पर देखिए 225 से हमें पता करना है कि यहाँ पर 16 कैसे बना है। तो 225 से यहाँ पर 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले ध्यान से देखिए 225 क्या है। तो मेरे भाई यदि आपको याद है तो 225 है 15 का स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ पर आगे दिया गया है 16। तो 15 के अंदर यदि हम क्या कर दें +1 कर दें तो 15 और 1 मिलकर बन जाएगा 16।
यानी कि 225 से 15 का स्क्वायर और 15 के अंदर प्लस 1 कर देंगे तो बन जाएगा 16। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 256 के अंदर। 256 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम यहां पर देखेंगे कि 256 किस संख्या का स्क्वायर है। तो मेरे भाई यदि आपको याद है तो 256 है 16 का स्क्वायर, ठीक है। और जिस प्रकार से यहां पर 15 के अंदर प्लस 1 करके यहां पर 16 लिखा गया है, उसी प्रकार से 16 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, प्लस 1 कर देंगे तो 16 और 1 मिलकर बन जाएगा 17। यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 17। अब हमें देखना है कि 17 किसी ऑप्शन में दिया गया है। तो हाँ सर, 17 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि ये दूसरा प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। और मेरे भाई ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम 2025 के अंदर पूछा गया प्रश्न है। और इसी के साथ में देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 को क्रैक करना चाहते हैं, तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी न्यू एग्जाम 2026 के लिए ऑल सब्जेक्ट के ऊपर टॉपिक वाइज लगभग 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी स्टूडेंट ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं, वो सभी स्टूडेंट हमारे इस व्हाट्सअप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपए के अंदर है। यानी कि पहले यही पीडीएफ सेट आपको मिल रहा था 99 रुपए के अंदर है, लेकिन फुल डिस्काउंट के साथ में आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपए की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूं, यदि आप इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के अंदर लगभग 85% प्रश्नों को अच्छे से कवर कर जाएंगे। क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। तो जितने भी स्टूडेंट कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो इस व्हाट्सअप नंबर पर कॉन्टेक्ट करके ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि संख्या 78, 56, 413 के प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 को घटाया जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योगफल कितना होगा। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। और इस टाइप के प्रश्न आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की प्रत्येक शिफ्ट के अंदर लगभग 2 से 3 पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपके सामने एक संख्या दी गई है, संख्या है 78, उसके बाद में है 56, फिर दिया गया है 413। यानी कि यह संख्या दी गई है, इसमें बोला गया है कि प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 को घटाया जाए। तो यहाँ पर देखिए 7 क्या है, विषम संख्या, 1 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 8। फिर क्या है 7 के बाद में 8, 8 क्या है सम संख्या, सम में से क्या करेंगे 2 को घटाएंगे तो 8 में से 2 को घटाएंगे बचेगा 6। फिर 5 क्या है विषम संख्या, 1 को जोड़ेंगे तो बन जाएगा 6। फिर 6 क्या है सम संख्या, 6 में से 2 को घटाएंगे कितना बचेगा 4। फिर क्या है 4, 4 भी क्या है सम संख्या, सम में से 2 को घटाना है, 4 में से 2 को घटाएंगे बचेगा कितना 2। फिर क्या है 1, 1 क्या है विषम संख्या, 1 के अंदर 1 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 2। फिर क्या है 1 के बाद में 3, 3 भी क्या है विषम संख्या, 3 में भी 1 को ऐड करेंगे तो बन जाएगा 4। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए ये तो हो जाएगा बायां, ठीक है, यानी कि ये तो हो जाएगा बायां साइड, ठीक है। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर हो जाएगा क्या दायां साइड, ठीक है, यानी कि ये तो है बायां और ये हो जाएगा दायां। आपसे क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए पूछा गया है कि इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योगफल कितना होगा। तो बाएं से तीसरा अंक तो हो जाएगा 6
और दाएं से तीसरा अंक हो जाएगा 2। इन दोनों अंकों का योग आपसे पूछा गया है, तो 6 और 2 को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो 6 और 2 आपस में मिलकर बन जाएंगे 8। यानी कि 78, 56, 413 की प्रत्येक विषम अंक में एक जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 को घटाया जाए, तो इस प्रकार जो ये वाली नई संख्या बनेगी, इस नई संख्या में तीसरे यानी कि बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योगफल होगा 8। अब हमें देखना है कि 8 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर 8 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक निश्चित कूट भाषा में BLUE को 75, 24 और UNIT को 13, 56 के रूप में कूटबद्ध किया गया है। दी गई कूट भाषा में यू के लिए कूट क्या है? यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने कोडिंग डिकोडिंग से संबंधित प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए बहुत सिंपल तरीका है इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करने का। सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर आपको स्पष्ट बोला गया है कि BLUE इसको क्या लिखा गया है, तो BLUE इसको लिखा गया है 75, 24। ठीक है, आगे क्या बोला गया है, आगे बोला गया है यहाँ पर कि UNIT इसको क्या लिखा गया है, तो UNIT इसको लिखा गया है 13, 56। ठीक है, और आपसे पूछा गया है कि यू के लिए कूट क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको दो शब्द दिए गए हैं, ये वाला और ये वाला। इन दोनों शब्दों के बीच में आपको देखना है कॉमन लेटर। तो इन दोनों शब्दों के बीच में हमें कॉमन लेटर दिख रहा है यू, यानी कि यहाँ पर भी यू है, यहाँ पर भी यू है। क्या यू के अलावा कोई अन्य लेटर कॉमन है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें एक संख्या दी गई है और यहाँ पर भी एक संख्या दी गई है। तो संख्या में भी अब क्या करेंगे, कॉमन संख्या देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसके अंदर हमें 5 दिया गया है, तो नीचे भी 5 दिया गया है, यानी कि यू के लिए यहां पर भी कूट बन गया 5 और यू के लिए यहां पर भी कूट दिया गया है 5। हमसे पूछा गया है कि यू के लिए कूट क्या होगा, तो मेरे भाई यू के लिए कूट हो जाएगा 5, यानी कि यू के लिए कूट होगा 5। 5 किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो बिल्कुल सर 5 हमें दिया गया है ऑप्शन डी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने। उस वैनारेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। यानी कि ये पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि पिता, पुरुष और चाचा इन तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम किस प्रकार का बनेगा। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में सोल्व करना बहुत ही आसान होता है। आसानी से कैसे सोल्व करेंगे, तो जब भी आपको वेन डायग्राम से संबंधित प्रश्न दिया जाए तो जिन शब्दों से आपको वेन डायग्राम तैयार करना है उन शब्दों के बीच में आपको सबसे पहले देखना है रिलेशन है। जैसे यहां पर देखिए हमारे सामने 3 शब्द दिए गए हैं, पिता, पुरुष और चाचा। इन तीनों शब्दों के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, तो ध्यान से देखिए जितने भी पिता हैं वो सभी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। इसी प्रकार से जितने भी चाचा होते हैं वो भी सभी क्या होते हैं, पुरुष होते हैं। और इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए पिता और चाचा के बीच में कोई रिलेशन है, तो हाँ सर कुछ पिता क्या हो सकते हैं, चाचा हो सकते हैं और कुछ पिता चाचा नहीं हो सकते। ठीक है, यानी कि चाचा और पिता के बीच में रहेगा कुछ वाला रिलेशन है। तो सबसे पहले हम आरेख बनाएंगे किसके लिए, पिता के लिए, और कुछ पिता क्या होंगे, चाचा होंगे। लेकिन सभी पिता क्या है, पुरुष हैं और सभी चाचा भी क्या है, पुरुष हैं। तो दोनों आ जाएंगे किसके अंदर है, पुरुष के आरेख के अंदर है। यानी कि पिता, पुरुष और चाचा तीनों शब्दों के लिए 100% सही वेन डायग्राम बनेगा इस प्रकार का। अब आपको देखना है कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किसी ऑप्शन में दिया गया है, तो आंसर है इस प्रकार का वेन डायग्राम हमें दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं।
छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा। आप सभी से पूछा गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि लार में पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन एंजाइम। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो टाइलिन एंजाइम है ये पाया जाता है लार में। तो छठे प्रश्न के अंदर ऑप्शन डी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है। तो इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी, हाइपोथैलेमस शरीर का क्या करता है, तापक्रम को नियंत्रित करता है। तो सातवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक प्रश्न और बनता है, और ये प्रश्न भी काफी बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर के अंदर पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ स्थित होती है। तो मेरे भाई याद रखना, जो पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि है ये मानव के मस्तिष्क के अंदर स्थित होती है, और इसी पीयूष या पिट्यूटरी ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि। प्रश्न बनता है कि मास्टर ग्रंथि किस ग्रंथि को कहा जाता है। तो मेरे भाई याद रखना, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को बोला जाता है मास्टर ग्रंथि, और ये एक मटर के दाने के समान हमारे मस्तिष्क के अंदर पाई जाती है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न है आप सभी के सामने, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है स्टेप्स हड्डी, इसी को बोला जाता है स्टेपीज हड्डी। और काफी बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स या फिर स्टेपीज हड्डी, ये कहाँ पर पाई जाती है। तो याद रखना स्टेपीज हड्डी पाई जाती है कान में। ठीक है, तो आठवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और आप सभी स्टूडेंट्स को इस क्लास के अंदर एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। नौवां प्रश्न है आप सभी के सामने, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है। या फिर इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर ऐसे भी बोल दिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मेरे भाई याद रखना, इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। तो नौवें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप होता है 120/80। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए, यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी ही शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना, क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। आप सभी से पूछा गया है कि मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। मनुष्य के मस्तिष्क की सबसे भारी झिल्ली है ड्यूरामीटर है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने,
रक्त किस प्रकार का ऊतक है? ऑप्शन ए है पेशी ऊतक है, ऑप्शन बी है संयोजी ऊतक है, ऑप्शन सी है तंत्रिका ऊतक है और ऑप्शन डी है उपकला ऊतक है। तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर है क्या होगा? आप सभी से पूछा गया है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक है। तो 12वें प्रश्न के अंदर सभी का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से काफी बार एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछा जाता है कि रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो मेरे भाई याद रखना रक्त का पीएच मान होता है 7.4। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने, पित्त स्रावित होता है। या फिर देखिए इसी प्रश्न को एग्जाम के अंदर घुमाकर ऐसे भी पूछ लिया जाता है। प्रश्न पूछा जाता है कि पितरस किस ग्रंथि के द्वारा स्रावित होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, पितरस स्रावित होता है यकृत ग्रंथि के द्वारा। और इसी के साथ में देखिए यदि आप ऐसे ही शानदार क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं तो हमने आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 के लिए करीब ऑल सब्जेक्ट के ऊपर 25,000 प्लस रामबाण क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जितने भी स्टूडेंट्स ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहते हैं वो सभी स्टूडेंट हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 7374826893। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट करके इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट को ले सकते हैं। और मेरे भाई इस कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपये। यानी कि ये कंप्लीट मास्टर पीडीएफ सेट आपको मिलने वाला है मात्र और मात्र 51 रुपये की फीस के अंदर है। और मैं आप सभी को एक गारंटी के साथ में बोल रहा हूँ, यदि आप रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2026 से पहले इन 25,000 प्रश्नों को अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इसी मास्टर पीडीएफ सेट से देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, बैक्टीरिया के द्वारा दूध क्या होता है, खट्टा होता है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि इस बार ये प्रश्न एग्जाम के अंदर 100% पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, मनुष्य के रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो 15वें प्रश्न के अंदर सभी अभ्यर्थियों का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है सी। तो मेरे भाई आज के इस क्लास के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन और शानदार क्वेश्चनों के साथ सुबह 7 बजे।